तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था। अब हम यहाँ पे लेक्चर फर्स्ट के बेसिस पे ही या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें किस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम क्वेश्चंस के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखेंगे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जहाँ पे हमें फ्रैक्शन को इक्वल बनाना होता है एंड उसके बाद हमें देखना होता है कि किस तरीके से हम नंबर्स को यहाँ पे इक्वलाइज कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि है a/b, अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है जो कि है a/b एंड इसका जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 5:14। इसके बाद हम देखेंगे b जो है वो दूसरी फ्रैक्शन में भी रिपीट हो गया है। देन हमें पूछा गया है कि आप इसका यहाँ पे देखो, आप यहाँ से निकालो a/b/c। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे दोनों फ्रैक्शंस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे रिपीट हो रहा है b। तो b यहाँ पे रिपीट जो हो रहा है हम इसको पहले इक्वलाइज करेंगे। इक्वलाइज करने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, अगर हम यहाँ पे देखेंगे हमारे a/b का जो वैल्यू है, a/b का वैल्यू हमें इक्वल आया है इसमें, या दी के है वो है 5:14, दैट इज़ 5/14। इसी तरीके से अगर हम दूसरे में देखेंगे तो यहाँ पे है हमें b/c इक्वल रखा है इसको 7/3 के। तो आप देख सकते हो दोनों में हम क्या करेंगे, हम b को यहाँ पे इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। और b को हम कैसे इक्वल बना सकते हैं तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। b को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एलसीएम का यूज़ करेंगे। तो एलसीएम का यूज़ करके हम यहाँ पे b को इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं b जो है, b का जो वैल्यू है वो इसमें 14 है और इसमें 7 है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 7 एंड 14 का एलसीएम यहाँ पे हम निकालेंगे। 7 एंड 14 का एलसीएम जब हम निकालेंगे, इसमें पूरा एलसीएम जो है आपको पता होगी, आपने बेसिक क्लासेस से सीखा होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। 7 एंड 14 का एलसीएम निकालना है, दैट इज़ 7 1r एंड 7 2r। एंड हमारा जो एलसीएम है वो आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हमारे एलसीएम का जो वैल्यू है यहाँ पे वो भी 14 आ जाएगा। तो हमारे एलसीएम का जो वैल्यू है वो 14 आ गया। अब हम दोनों केसेस में क्या करेंगे, हम दोनों केसेस में यहाँ पे b को 14 बनाएंगे। पहले वाले में देखेंगे तो इसमें b का वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 14 है, तो इसके साथ हम कुछ भी नहीं करेंगे। बट दूसरे में अगर हम देखेंगे यहाँ पे b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू यहाँ पे 7 दे के है, तो हमें 7 को चेंज करना है 14 में। बट ये जो प्रोसेस है, अगर हम 7 को चेंज करेंगे 14 में, उसके साथ साथ हमें 3 का जो वैल्यू है वो भी चेंज करना है। जितने टाइम्स आप 7 का वैल्यू चेंज करोगे उतने टाइम्स आपको 3 का भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करना है, ताकि आपकी जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रह जाए। लाइक अगर आप b का वैल्यू 14 चेंज करोगे, अगर आप b का वैल्यू यहाँ पे 14 चेंज करोगे और c जो है उसको सेम रखोगे, तो वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो फेल हो जाएगा। बिकॉज इससे इस रेशो का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें b को भी उतना ही चेंज करना है जितना हम c को चेंज करेंगे, या c को हमें उतना ही चेंज करना है जितना हम b को चेंज करेंगे। आराम से देखो यहाँ पे, अगर हम b को 7 से 14 बनाने की कोशिश करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो तब जाके ये 14 बनेगा। और अगर हम देखेंगे तो यही 2 हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो c का जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगा। जो इसका वैल्यू है अब इस फ्रैक्शन का या इस रेशो का, तो b/c हमें इक्वल आ जाएगा 14/6। अब आराम से देख लो, दोनों में b का वैल्यू सेम है। तो इस तरीके से हम अब a/b/c का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो हमें आ जाएगा
ए का जो वैल्यू है वो 5 है, बी का जो वैल्यू है वो 14 है क्योंकि दोनों में 14 है। बट यहाँ पे सी का वैल्यू जो है, सी का वैल्यू 6 आ जाएगा क्योंकि सी का वैल्यू चेंज होकर 6 बन गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। अब देख सकते हो ये आप किसी भी फ्रैक्शन में यहाँ पे कर सकते हो। तो आराम से इस बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे एंड सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम इन फ्रैक्शंस को यहाँ पे इन फ्रैक्शन से a to b to c निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में बोला है a to b का वैल्यू हमें 3/5 दिया है और b to c का वैल्यू हमें यहाँ पे 4:9 दिया है और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है a to c। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब डायरेक्टली यहाँ पे a to c नहीं निकाल सकते क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे b का जो वैल्यू है इसमें वो 5 है और यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो 4 है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पे a to c नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम b को फिर से इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और b को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, b को इक्वल बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे रेशो का यूज़ करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में हम क्या देख सकते हैं, a to c का जो वैल्यू आएगा हमें a to c का जो वैल्यू है आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी हम यूटिलाइज यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास a/b का जो वैल्यू है वो लिखेंगे। a/b का वैल्यू जो है वो है हमें इक्वल 3/5 के। और इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरे में हम देखेंगे b/c का जो वैल्यू है वो हमें बराबर है यहाँ पे 4/9 के। तो 4/9 के। तो आराम से आप देख लो यहाँ पे b का वैल्यू 5 है और यहाँ पे b का वैल्यू 4 है। दोनों में b का वैल्यू सेम लाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिर हम b को चेंज करेंगे उसी अकॉर्डिंग। बट हम यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल इसको करेंगे तो वो हम देख सकते हैं लाइक a का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, a का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा सिंपली, या डायरेक्टली इसको पहले फुल मेथड से करेंगे उसके बाद इसको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे b जो हमारा है, b के जो वैल्यूज़ हैं वो है हमें एक तो है 5 एंड दूसरा है 4। इनका एलसीएम निकालेंगे 5 एंड 4 के बीच में अगर हम देखेंगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो डायरेक्टली हम 5 × 4 करके इसका जो वैल्यू है वो हमें कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो दोनों केसेस में हमें क्या करना है, हमें b का जो वैल्यू है वो 20 लाना है। तो अगर आप देख सकते हो ये 4 जो है ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 जो है ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लो तो a/b जो है a/b में अगर हमें 3/5 को चेंज करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से तो वो आ जाएगा 12/20। एंड इसी तरीके से अगर हम देखेंगे b/c में हमारा वैल्यू था 4/9 तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे सिंपली, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करेंगे 5/5 से। तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 × 5 हो गया 20 और यहाँ पे आ गया 9 × 5 हो गया 45। तो ऐसे खेल में हम क्या देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो a to c का जो वैल्यू है यहाँ पे b का वैल्यू देखो, b का वैल्यू हमें यहाँ पे 20 आ गया और a का वैल्यू 12 आ गया और c का वैल्यू यहाँ पे 45 आ गया। तो हम देखेंगे जो a to c है इसका वैल्यू हमें 12:45 आ जाएगा। बट 12:45 अगर हम देखेंगे इनके बीच में यहाँ पे कॉमन फैक्टर भी है, 3 से इनको यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। तो 3 4 r, 3 1 r एंड 3 5 r। जो इसका वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, a to c का जो वैल्यू है वो हमें आ जाएगा 4:15। तो 4:15 इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हुए मल्टीपल रेशोज़ को देखेंगे, कैसे हम मल्टीप्लायर रेशोज़ को यहाँ पे ऐसे ही इक्विवेलेंट बना सकते हैं, फिर वापस इसको a is to b is to c यहाँ पे ला सकते हैं। तो ऊपर वाले में हमने देखा था तो वहाँ पे हम देखेंगे 2 रेशोज़ थे, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें 3 रेशोज़ गिवन है। लाइक इस वाले केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे है a is to b का जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 1 is to 3। तो अगर हम देखेंगे b का वैल्यू यहाँ पे 3 है और a का जो वैल्यू है वो 1 है। इसी तरीके से हम देखेंगे b is to c का जो वैल्यू है, b is to c का जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है 2 is to 5। एंड इसी तरीके से अगर हम देखेंगे यहाँ पे इजीली हम देख सकते हैं इसमें b का वैल्यू यहाँ पे 2 है और c का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। यहाँ पे b का वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। तो a बाई b हमें इक्वल आ जाएगा 1/3 के और b बाई c हमें इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा इक्वल हमें 2/5 के। तो आराम से आप देख सकते हो 3 एंड 2 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ पे b का वैल्यू चेंज करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 को जो इस फ्रैक्शन में b का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 2/2। तो ये आ जाएगा हमें 2/6। तो आप देख सकते हो इसका वैल्यू हमें 2/6 आ गया। एंड दूसरे को हम देखेंगे, दूसरे में हम इस वाले को यहाँ पे जो पहले वाले फ्रैक्शन में b का वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले वाले में b का वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो था ये वैल्यू ये तो आ गया हमें a/b का। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए तो वो आ जाएगा 2/5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें पहले वाले में b का वैल्यू है वो है 3/3 से, तो वो आ जाएगा हमें 6/15। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे हमें जो वैल्यू है किसका, यहाँ पे जो हमें वैल्यू है अब b का वो दोनों में कॉमन आ गया, दोनों में यहाँ पे कॉमन आ गया और c का वैल्यू यहाँ पे 15 आ गया। अब हम देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे में अब हम देखेंगे इसके बाद अगर हम यहाँ पे a is to b is to c देखने की कोशिश करेंगे वो हमें आ जाएगा a का वैल्यू हमें क्या चेंज हो गया, वो तो 2 आ गया, 2 is to b का वैल्यू है 6 एंड c का वैल्यू अगर हम देखने की कोशिश करेंगे c का वैल्यू अब हमें यहाँ पे 15 आ गया। बट अगर हम देखेंगे अब हम c को यहाँ पे इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे जो तीसरी फ्रैक्शन है उसमें है c/d का वैल्यू 2:3। तो यहाँ पे देखो c/d का वैल्यू हमें है 2:3, c/d का वैल्यू हमें है 2/3। तो आप देख लो यहाँ पे 2 एंड 15 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, हम c को यहाँ पे क्या करेंगे, c को यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली जो हमारा c है इसको 15 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 15 से और नीचे भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें यहाँ पे c का जो वैल्यू है वो 30 आ जाएगा और यहाँ पे जो d का वैल्यू है वो 45 आ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये वाली फ्रैक्शन, इसमें हम देखेंगे हमें पूरा चेंज करना है इसका वैल्यू, ताकि हम c के वैल्यू के बराबर इसको लाए। तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमें 2 मल्टीप्लाई करना है c को, दैट मीन्स अब हमें b को भी चेंज करना पड़ेगा और a को भी चेंज करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो इक्वलेंस है वो सेम रहे, इसमें कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो अब देख लो a हमारा 4 बन जाएगा, 4:, b हमारा बन जाएगा 12 एंड c हमें 30 आ गया, दोनों केसेस में 30 आ गया और d हमारा क्या बन जाएगा 45। तो इसका हमें जो वैल्यू है वो क्या आ गया 4:12:30:45।
5। तो ऐसे केस में हम क्या देखते हैं, ऐसे केस में हम देखते हैं हम इसको इस तरीके से भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक भी देखने की कोशिश करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे नोट करके रखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक काम आती है तो वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। अगर हमें a बाई बी इक्वल है a बाई बी के, स्मॉल a बाई बी, इसी तरीके से हम देखेंगे b बाई सी हमें इक्वल है यहाँ पे स्मॉल b बाई सी। इसी तरीके से हम देखेंगे c बाई डी हमें इक्वल है यहाँ पे e बाई एफ के। आराम से आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे आप लिख सकते हो c बाई डी ऐसे केस में। और यहाँ पे एक मिनट चेक करता हूँ मैं, b बाई सी को हम इक्वल रखेंगे यहाँ पे, b बाई सी को हम c बाई डी के इक्वल रखेंगे और c बाई डी को हम e बाई एफ के इक्वल रखेंगे। अब अगर हमें ऐसे केस में क्या निकालना है, a इज़ टू बी इज़ टू सी इज़ टू डी, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे देखेंगे इनका वैल्यू क्या आ जाएगा। a का वैल्यू जो है वो आ जाएगा a इंटू सी इंटू ई इज़ टू बी सी ई इज़ टू बी डी ई इज़ टू बी डी एफ। तो ये हमें यहाँ पे b का वैल्यू है, ये हमें c का वैल्यू है, ये हमें d का वैल्यू है। तो ऐसी फार्मूला, ऐसी शॉर्ट ट्रिक को याद नहीं रखा जा सकता है, तो इसमें बेसिक्स ही काम आता है। जब बेसिक्स क्लियर होगा तो आराम से हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बेसिक्स इसमें एलसीएम आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, b को इक्वल बनाएंगे, तो b का वैल्यू हम एक फ्रैक्शन से टर्मिनेट करेंगे, फिर हम c को इक्वल लाएंगे तो c का वैल्यू एक फ्रैक्शन से टर्मिनेट करेंगे। आराम से हम देखेंगे लास्ट पे हम क्या देखते हैं, सब का वैल्यू हमें निकल के आ जाता है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे इसी पे, सो दैट हमें ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे है हमें क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन है p बाई क्यू इक्वल टू 2/3 एंड q बाई r इक्वल टू 4/5 एंड r इज टू s इक्वल 3/7। हमें यहाँ पे फाइंड करना है p इज टू q इज टू r इज टू s। ये चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चीज़ को हम रब करेंगे क्योंकि ये उस वाले क्वेश्चन का है। तो यहाँ पे आप आराम से देख लो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। p बाई क्यू का जो वैल्यू है वो हमें इक्वल है यहाँ पे सिंपली 2/3 के। तो हमारा जो q है, q का वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे 3 है। इसी तरीके से हम देखेंगे दूसरी फ्रैक्शन में हमें q बाई r है, तो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है 4/5। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे q का वैल्यू जो है वो है 4। तो सबसे पहले हम q को ही यहाँ पे इक्वलाइज करेंगे। अगर आप देख सकते हो तो पहली फ्रैक्शन में जो q का वैल्यू वो 3 है, दूसरी फ्रैक्शन में अगर आप देखोगे या दूसरे रेशो में अगर आप देखोगे q का वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ना 3 और 4 के बीच में 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो ये पहले ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको इक्वलाइज करने के लिए जो दूसरे फ्रैक्शन में q का वैल्यू है, लाइक 4 जो है दूसरे फ्रैक्शन में q का वैल्यू है, ये हम पहली फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी, ताकि हमारी जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल सेम रहे, कोई इस पे इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि अगर आप देखोगे 3/2 मल्टीप्लाई 2/2 अगर हम करते हैं वो इक्वल आएगा हमें 6/4 के। बट जब हम इसको वापस से क्या करेंगे सिंप्लीफाई, ये वापस हमें 3/2 ही आएगा। इसीलिए जो नंबर हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए
3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4/4 से, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 8/12। तो हम देख सकते हैं P/Q का जो वैल्यू है वो आ गया 8/12। अब दूसरे में हम देखेंगे, दूसरे को हम Q के वैल्यू से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/3 से इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो वैल्यू है वो क्या निकल के आ जाएगा। आराम से आप देख सकते हो, हमें दोनों जगह पे Q का जो वैल्यू है वो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे Q का वैल्यू 12 आ गया, और हमारे R का जो वैल्यू है वो है 15 आ गया। अब आप देख लो P/Q/R जो है हमारा वो आ जाएगा, P का वैल्यू हमें यहाँ पे 8 आ गया, 8 एंड फिर हम देखेंगे हमारे Q का जो वैल्यू है वो तो 12 आ गया, और R का जो वैल्यू है, R का वैल्यू 15 आ गया, तो हम यहाँ पे इसको 15 रखेंगे। अब हम देखेंगे हमें R का वैल्यू जो है यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी R का वैल्यू हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमें R के वैल्यू को क्या करना है, R के वैल्यू को हमें 15 बनाना है। तो हम देखेंगे R/S जो है वो किसके इक्वल है, वो हमें 3/7 के इक्वल है। तो हमें R को यहाँ पे 15 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे 15 है, ताकि हम एक R को टर्मिनेट कर सके। तो हम देखेंगे 3/7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको 5/5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 15/7 5 35। तो ये 15/35 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें जो R है इसका वैल्यू हमें 15 आ गया, और 7 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे S का जो वैल्यू है वो हमें 35 आ गया। तो S जब हम करेंगे यहाँ पे, तब हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, अब S/35। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने किस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला। तो ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको ये चीज़ समझ आ जाए। एक और एग्जांपल लिखेंगे इस पे। सपोज कि हमारे पास है A/B इक्वल 3/2 और B/C इक्वल है हमें 5/7, और C/D हमें इक्वल है 4/3 के। आराम से आप देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है A/B/C/D। आराम से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, हम दोनों जगहों पे, यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, हम B को यहाँ पे इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहली फ्रैक्शन की बात करेंगे, वहाँ पे B का वैल्यू 2 है, एंड दूसरी फ्रैक्शन की बात करेंगे या दूसरे रेशो की बात करेंगे, यहाँ पे हमें B का वैल्यू 5 है। तो हम क्या देखेंगे, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। अब अगर कॉमन फैक्टर होता तो हम LCM निकालते, बट यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे A/B जो है इसका वैल्यू हमें क्या है 3/2। तो इसको हम जो यहाँ पे दूसरे में है, जो इस वाले में हमें B का वैल्यू है, इसको हम इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमें, ये आ जाएगा हमें 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमें 15/10। तो यहाँ पे आप देख सकते हो A/B का वैल्यू हमें 15/10 आ गया। इसके बाद हम B/C का वैल्यू निकालेंगे। B/C का वैल्यू जब निकालेंगे, तो B/C हमें इक्वल है 5/7। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो B का वैल्यू पहले वाले में है, तो वो है यहाँ पे हमें 2/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 10/14। आराम से आप देख सकते हो, दोनों में हमें B का जो वैल्यू है, इसमें भी B का वैल्यू सेम है, और इसमें भी हमें B का वैल्यू सेम है। अब हम लिखेंगे A/B/C। अब देख लो यहाँ पे जब हम लिखेंगे A/B/C,
सी, तो वो किसके इक्वल आएगा? ए का वैल्यू हमें क्या बना? ए का वैल्यू चेंज होके हमें 15 बना, तो 15 इज़ टू बी का वैल्यू हमें क्या बना? बी का वैल्यू 10 बना, तो 10, और सी का वैल्यू हमें क्या आ गया? सी का वैल्यू हमें 14 आ गया। बट अब हम देखेंगे, अब हम सी के वैल्यू को इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे। सी के वैल्यू को इक्वलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे देखते हैं, हम 4 को तो डायरेक्टली अब क्या नहीं कर सकते, 14 नहीं बना सकते, तो 4 एंड 14 का हम क्या करेंगे? इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 4 एंड 14 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है 2, तो 4 एंड कामा 14 का हम एलसीएम निकालेंगे ताकि हम सी को यहाँ पे इक्वलाइज करें। 2 आर एंड 2 7 आर। इसके बाद आप देख लो, 2 1 आर एंड 2 7 तो एज इट आ जाएगा, फिर 7 1 आर। तो इनका जो है एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 2 आर 4, 4 इंटू 7 हो गया 28, तो 28 इनका एलसीएम आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम 28 से अब हम दोनों को 28 बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो दोनों को 28 बनाने के लिए, यानी अब हमें क्या करना है? जो हमें ये वाली फ्रैक्शन है, इसमें हमें c का वैल्यू 28 करना है। तो 4 को 28 बनाने के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी नीचे भी। तो 4 7 आर, वो हो गया 28, एंड हमारे यहाँ पे जो d का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 3 7 आर 21। तो आप देख सकते हो यहाँ पे c का वैल्यू 28 है, बट यहाँ पे 14 है। दैट मीन्स 14 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है, अब इस एलसीएम से ये 2 जो है, अब हमें इस 2 से इस 10 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 15 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज ना आ जाए। तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30 आ जाएगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, एंड 14 को करेंगे तो वो 28 आ जाएगा। इस तरीके से आप देखोगे, यहाँ से हमें c का वैल्यू जो है, यहाँ से हमें c का वैल्यू टर्मिनेट हो गया, और यहाँ पे d का वैल्यू जो है वो 21 आ गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं 21। तो अब हम देखेंगे a इज़ टू b इज़ टू c इज़ टू d, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमें? 20:30:20:28:21। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बने बनाए क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझ आता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा खींचने की, बस आपको बेसिक समझना है। बेसिक समझने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी चीज़ में, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो आराम से आप डाउट सेशन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे, अगर हम किसी नंबर को दो यहाँ पे फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, तो आप ऐसा मान लो आपके पास है एक नंबर, तो ऐसे हम मान सकते हैं आपके पास है 10, और इस 10 को आपको दो हिस्सों में ब्रेक करना है। ब्रेक इस तरीके से करना है, दो आदमियों में बांटना है। आप मानो ए को भी कुछ हिस्सा देना है और बी को भी कुछ हिस्सा देना है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, मैं आपको बोलूँगा कि ए को आप दे दो 5 हिस्से और बी को आप दे दो 5 हिस्से। तो अगर आप देखोगे ऐसे में आप क्या करते हो, अब 10 के 10 हिस्से करते हो, तो 5 हिस्से जब आप एक को देते हो तो दूसरे को ऑब्वियसली दूसरे को भी आप 5 हिस्से देते हो, तो आप हर एक को 5-5 देते हो। तो ये ऐसे हैं। या मैं बोलूँगा आपके पास है 120 रुपये, और 120 को आपको ऐसे बांटना है, एक को आपको देने हैं 8 हिस्से और दूसरे को देने हैं आपको 4 हिस्से।
तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल कितने हिस्से किए हैं आपने इसके टोटल 12 हिस्से किए हैं। अब आप एक को 8 हिस्से दे रहे हो, दूसरे को 4 हिस्से दे रहे हो, बट एक हिस्से का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास टोटल है वो तो 120 है, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्से का जो वैल्यू है वो यहाँ पे 10 आ गया। तो अब जिसके पास 8 हिस्से हैं तो उसको आपने 80 दे दिए हैं, और जिसके पास 4 हिस्से हैं उसको आपने 40 रुपए दे दिए हैं। तो टोटल में अगर आप देखोगे इसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हमें 120 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपको कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर को आपको यहाँ पे ब्रेक करना है, तो किसी भी नंबर को ब्रेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप मानो से फॉर एग्जांपल आपने जो एक नंबर को ब्रेक किया, एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो आप मानो आपके पास है 150, ये 150 ही नहीं है, हम किसी भी नंबर को ले सकते हैं। तो बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले किसी सिंपल नंबर को लेंगे सो दैट हमें यहाँ पे समझ आ जाए कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो आप मानो आपके पास है 150 रुपये, आपने इसको क्या किया, आपने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। तो एक को दिया आपने ए हिस्सा, दूसरे को दिया आपने बी हिस्सा। जो टोटल हिस्से आपने इसके किए होंगे वो कितने होंगे, वो ए प्लस बी हिस्से होंगे। अब आप देख लो ए प्लस बी जो है ये तो इसका टोटल है, ये तो टोटल हिस्से हैं। दैट मीन्स ए प्लस बी आर द टोटल पार्ट्स जिनमें आपने 150 को यहाँ पे डिवाइड किया है। इसके बाद आप देख लो ए को कितने हिस्से मिलेंगे या बी को कितने हिस्से मिलेंगे। सबसे पहले आप देखो एक हिस्सा किसके इक्वल होगा, यानी यूनिटरी मेथड के थ्रू एक हिस्सा जो है इसमें एक हिस्सा 150 को हम डिवाइड करेंगे टोटल से। तो टोटल कितना है यहाँ पे ए प्लस बी, तो ये तो एक हिस्से का वैल्यू आ गया। तो ये तो हमें 1 पार्ट का वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो ये तो 1 पार्ट का वैल्यू यहाँ पे आ गया बाय यूनिटरी मेथड। अब हम देखेंगे ए के पास कितने हिस्से होंगे फिर, तो ए के पास सिंपली कितने होंगे, एक हिस्से को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम देखेंगे बी के पास कितने हिस्से होंगे फिर, तो बी के पास भी इतने ही हिस्से होंगे 150 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, जितने हिस्से किए और मल्टीप्लाई करेंगे इसको बी से। इसी तरीके से अगर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते, अगर हम किसी नंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते तो उस टाइम पे हम क्या करते, ये चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे इसको मैं अब एग्जाम्पल से भी करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे देख लो 150 हमारा टोटल था, यहाँ पे देख लो 150 हमारा टोटल था। तो हम लिख सकते हैं ना, टोटल को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं ए एंड बी में, तो ए के पास कितना आ जाएगा, तो हम देखेंगे ए के पास कितना जाएगा, ए इंटू टोटल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, एंड बी के पास कितना जाएगा, टोटल जो है हमारा उसको डिवाइड करेंगे टोटल पार्ट्स जितने हमने इसको किए, दैट इज ए प्लस बी। तो ये तो बी के पास। अब अगर सी होता तो क्या होता, यहाँ पे टोटल सी को मल्टीप्लाई करते ए प्लस बी प्लस सी से, क्योंकि 3 हिस्सों में हम इस टाइम पे इसको बांटते थे। इस चीज़ को यहाँ पे देख लो, से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ए को मैंने दिए हैं 10 हिस्से और बी को मैंने दिए हैं 5 हिस्से। अब आप देख लो ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है। अब मैं बोलता हूँ कि ए को कितना मिला और बी को कितना मिला। जब हम ए का देखेंगे तो ए को कितना मिला होगा, सीधे टोटल है हमें 150 और डिवाइड करेंगे, ए को क्या वैल्यू हमने रखा 10 और बी का वैल्यू हमने रखा 5, और मल्टीप्लाई करेंगे ए के वैल्यू के साथ, वो है 10। तो वो कितना हुआ यहाँ पे, वो हम देखेंगे तो वो आ जाएगा 150 को हम डिवाइड करेंगे 15 से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 10 इसको, तो ये आ जाएगा 1 आवर, ये आ जाएगा 1 आवर, तो आ जाएगा 10 इंटू 10। तो ए को हमने दिए हैं 100 रुपीज़
एंड बी को कितना दिया होगा फिर 50 रुपये। आराम से आप देख लो, बी को 5 पार्ट मिले और ए को यहाँ पे 10 पार्ट मिले इस नंबर के। अब हम देखेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस जिनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आराम से क्वेश्चन को देखने के साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करो एंड इसके लिए आप नोट मेकिंग ज़रूरी है, नेसेसरली है कि आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट करो। आराम से आप देख लो, यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 1111 रुपये को यहाँ पे ब्रेक किया है, 1111 को ब्रेक किया है 8:3 में। तो आप देखोगे ए का वैल्यू 8 है और बी का वैल्यू यहाँ पे 3 है और टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा 1111 है। अब ये हमें बोलता है कि 8:3 जो है हमें 8 के पास कितना गया होगा और बी के पास कितना गया होगा, यानी 3 को कितने हिस्से, 3 हिस्से मिले होंगे 1111 के और ए को अगर हम देखेंगे इसको 8 हिस्से मिले होंगे यहाँ पे 1111 के। तो आप देख सकते हो 1100, अगर हम यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू हमें यहाँ पे 11 ही आ जाएगा। अब देख लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता है कि जो a है, a के पास यानी 8 के पास कितना गया होगा, तो 8 मल्टीप्लाई टोटल हमारा कितना है 1111 और इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से। तो 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 1111 को 11 से डिवाइड करो तो उसका वैल्यू क्या आता है वो आप फाइंड आउट करो। 1111 को 11 से जब डिवाइड हम करेंगे तो 11 1 आर, 11 1 आर, इसके बाद 0 आर एंड उसके बाद फिर से 1 आर। तो अब हम देखेंगे 8 इंटू 101, उसका जो वैल्यू है वो क्या हमें निकल के आएगा। इसको अब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या देखेंगे, हमें यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। 8 के साथ 101 को मल्टीप्लाई करो तो वो 808 आ जाएगा। अब दूसरे का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। अगर एक को मिले हैं 8 हिस्से तो दूसरे को 3 हिस्से मिले हैं, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। टोटल है आपके पास 1111, तो 1111 से जब आप माइनस करोगे 808, तब आप देखोगे ये दो के केसेस में ये चीज़ वैलिड है। 808 जब आप 1111 से माइनस करोगे तब आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 303। अब आप फॉर्मूला से भी देख सकते हो, यानी 3 इंटू 1111 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 11, तो इसका 1 एंड ये निकल के आएगा 101 एंड 101 इंटू 3 वो हमें 303 आ जाएगा। अब आप देख लो ये वाला दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे। इस चीज़ को अगर आपको नोट करना है, इसको देखना है तो देख सकते हो। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लो, अच्छी तरीके से आप इस चीज़ को कर सकते हो। हमें यहाँ पे क्या देके है, हमें 2 हिस्से देके हैं, एक के पास 7 हिस्से जाएंगे, एक के पास 5 हिस्से जाएंगे। तो टोटल में हमने 840 के कितने हिस्से किए हैं, 840 को हमने कितने हिस्से किए हैं, अगर 7 और 5 को ऐड करेंगे तो वो हमें 12 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 840 को यहाँ पे 12 हिस्से किए हैं। तो 12 हिस्से जब हमने इसको किए हैं तो इसका 1 पार्ट जो है 1 पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा। टोटल तो 12 हिस्से किए हैं, क्योंकि 7 और 5, एक को दिए हैं 7 हिस्से, दूसरे को दिए हैं 5 हिस्से, तो टोटल में हमने इसके 12 हिस्से किए हैं। तो अब हम देखेंगे एक हिस्सा जो है इसका वो कितना आएगा। एक हिस्सा आने के लिए हम क्या करेंगे, बाय यूनिटरी मेथड हम सिंपली 840 को हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 आर एंड 12 7 आर, और यहाँ पे हम देखेंगे जो एक पार्ट है इसका वो 70 के बराबर आ जाएगा। जब एक पार्ट 70 के इक्वल है, अब देखो 7 पार्ट कितने के बराबर होगा, तो सीधे इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो वो 490 आ जाएगा। अब आप बोलोगे 490 कैसे, डायरेक्टली 7 को 7 के साथ करो तो वो 49 है और लास्ट पे ये 0 एज इट डाल दो, क्योंकि इंटू 10 अगर हम इसको करते ऐसे भी कर सकते थे, 7 इंटू 10 इज टू 7।
अब देख लो 7 7 आर 49 एंड 49 इंटू 10 वो आ जाएगा हमें 490। अब अगर एक 490 है तो दूसरे के पास 5 पार्ट्स जाते हैं, एक पार्ट का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या आता है 70। अब देख लो दूसरे को कितना मिलता, जिसके पास 5 पार्ट जाते हैं 5 इंटू 75 7 इंटू 5 वो हो गया 35 प्लस सॉरी इंटू 10 अगर हम इसको करेंगे तो वो 350 आ जाएगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 7 इज टू 10 सॉरी इंटू 10, तो 5 7 आर 35 35 इंटू 10 वो क्या आ जाएगा 350। तो आराम से इस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हो। ये तो हमने नंबर को ब्रेक करके यहाँ पे किया ये वाला क्वेश्चन। तो अब हम फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं। टोटल को डिवाइड करेंगे, कितने हिस्से हैं, फिर हम जिसका वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी कर लिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम एक नंबर को 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। अभी तक हमने देखा था कि हम एक नंबर को कितने हिस्सों में डिवाइड करते थे, हम एक नंबर को यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड करते थे। अब अगर हम एक नंबर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, वो चीज़ हम यहाँ पे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज़ कि आपके पास एक नंबर है, आपके पास 120 है। 120 के एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 120 को मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि मैं एक को देता हूँ 6 हिस्से, एक को देता हूँ मैं 4 हिस्से और एक को देता हूँ मैं 2 हिस्से। हमारे पास 120 हैं, 120 के 6 हिस्से देता हूँ मैं ए को, 120 के 4 हिस्से मैं देता हूँ बी को एंड इसी तरीके से 120 के 2 हिस्से देता हूँ मैं सी को। अब देख लो, अब मैं बोलूँगा ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। टोटल हिस्से कितने किए हमने, टोटल हिस्से हमने इसके 6 + 4 हो गए 10 और 10 + 2 12 हिस्से हमने इसको यहाँ पे कर दिए। 12 हिस्से जब हमने किए तो एक हिस्से का वैल्यू हम जब निकालेंगे तो एक पार्ट का वैल्यू, 1 पार्ट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितना है, टोटल हमारे पास 120 है और हिस्से कितने किए, वो हमने किए a + b + c, यानी हमने इसके कितने 12 हिस्से किए। तो एक पार्ट का वैल्यू अगर हम देखेंगे वो 10 के बराबर आ जाएगा। अब ए के पास कितना जाएगा, ए के पास जाएगा 10 × 6 तो वो आ जाएगा हमें 60। इसी तरीके से बी के पास कितने जाएंगे, 4 हिस्से यानी 4 × 10 वो हो गया 40 एंड सी के पास कितने हिस्से जाएंगे, 2 हिस्से यानी 2 × 10 तो वो आ जाएगा हमें 20 एंड टोटल जब हम करेंगे वो हमें आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, वो हमें आ जाएगा यहाँ पे 120। और अगर हम रेशो फाइंड करने की कोशिश करेंगे 60:40:20 का रेशो देखो यहाँ पे 10 6 आर 10 4 आर एंड 10 2 आर। अगर फर्दर इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे 2 1 आर 2 2 आर एंड 2 3 आर। आराम से आप देख सकते हो 3:2:1। दैट मीन्स अगर हमारे पास 120 है, इस तरीके से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 लोगों में। अब यहाँ पे देख लो, इससे हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हमारे पास कितना था, हमारे पास टोटल था, टोटल हमारे पास था, टोटल को हमने कितने हिस्से किए, 3 हिस्से यानी a + b + c और a को कितना मिला, a को हमें कितना मिला, ये तो एक पार्ट का है, ये तो एक पार्ट का वैल्यू है, ये हमें एक पार्ट का वैल्यू है। a को कितना मिलेगा, अब हम सीधे करेंगे 1 पार्ट × a का, जो a को जितने हिस्से देते हैं यानी a का जो वैल्यू दे के होगा। आराम से आप देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, या अगर हम a की बात करेंगे तो a × टोटल डिवाइडेड बाय a + b + c। इसी तरीके से b को कितने आएंगे, टोटल डिवाइडेड बाय a + b + c और इसी तरीके से c को कितना आएगा, c × टोटल डिवाइडेड बाय a + b + c। आराम से देख लो, इसी चीज़ पे अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला आप दिमाग में रख लो, आराम से देख लो। ये यहाँ पे a:b:c इनका वैल्यू हमें निकाल के लाना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से है, हमने
2324 को डिवाइड किया कितने हिस्सों में, 35:28:20। तो टोटल हिस्से कितने हो गए इसके, टोटल हिस्से हो गए, इन सारे रेशोज़ का प्लस करेंगे। 35 + 20 कितना हो गया भाई, 35 + 20 हो गया हमें यहाँ पे 55, एंड 55 + 20 कितना हो गया 75, एंड 75 + 8 कितना हो गया 75 + 8 कितना हो गया, तो सीधे 5 पहले दे दो, 75 को तो वो 80 बन जाएगा, फिर 3 रह गए वो दे दो तो वो 83 बन जाएगा। तो टोटल हिस्से हमने कितने किए 2324 के, हमने इसके 83 हिस्से किए। अब अगर हम देखेंगे इसके हमने 83 हिस्से किए, तो हम 324 को किससे डिवाइड करेंगे, 83 से डिवाइड करेंगे। तो 2324 को हमने कितने हिस्से किए, 83 हिस्से हमने यहाँ पे किए। इसके आराम से देख लो इसी क्वेश्चन को, ये चीज़ आप अगर आपको नोट करनी है तो आप ये नोट कर सकते हो। अब हम पहले क्वेश्चन को देख लेंगे। यही अप्रोच है हमारा, जो हमने 120 के साथ किया वही हम 2324 के साथ यहाँ पे करेंगे। तो टोटल हिस्से हमने इसके कितने किए, टोटल हिस्से हमने इसके किए, टोटल हिस्से अगर आप देखोगे वो होंगे इसके कितने, वो होंगे आराम से 35 + 28 + 20। तो अगर आप इसको करोगे यहाँ पे इन दोनों को, तो वो तो आ जाएगा 55, बट 28 को आप लिख सकते हो ना 25 + 3। तो इन दोनों को करो तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमें यहाँ पे 80 आ जाएगा, एंड +3 करो ये आ जाएगा हमें 83। तो टोटल हिस्से हमने 83 किए। 1 पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू देख लो, एक पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा, टोटल कितना है हमारे पास 2324, और डिवाइड करो इसको 83 से, ये 1 पार्ट का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। 83 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे 83 1 R, 83 2 R, आराम से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें 28 इसका वैल्यू आ जाएगा। 1 पार्ट का वैल्यू जो है, 1 पार्ट का वैल्यू हमें यहाँ पे 28 आ गया। अब देख लो, अब देख लो जिसके पास 35 हिस्से मतलब 35 पार्ट्स गए हैं, तो 28 को सीधे हम करेंगे 35 से मल्टीप्लाई, एंड जिसके पास 28 हिस्से गए हैं 28 को हम करेंगे 28 से मल्टीप्लाई, एंड जिसके पास 20 हिस्से गए हैं तो 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। अब जब हम इसका वैल्यू देखेंगे वो क्या आ जाएगा, आराम से हम देख सकते हैं 35 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लो 28 मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो 5 8 R 44 0 लिखेंगे, यहाँ पे 4 आ गया कैरी, 2 5 are 10 एंड 3 8 are 24 हो गया 30। जब हम इसको देखेंगे 2 5 और 10 एंड 3 4 आर 3 8 are 24, तो वो हो गया 34 + 4 हो गया 38, 8 लिखेंगे 3 आया कैरी हमारा, 2 × 3 हो गया 6 एंड 6 3 हो गया 9, तो वो है 980। तो 35 वाले को कितने मिले होंगे, 980 मिले होंगे। अब देख लो 28 × 28 स्क्वायर नंबर है, आराम से कर सकते हो 28 × 28, 8 8 are 64, 4 लिखेंगे 6 आया कैरी, 2 8 are 16, 2 8 are 16, 16 + 16 हो गया 32, 32 + 6 कितना हो गया 38, 8 लिखेंगे 3 आ गया कैरी, 2 × 2 हो गया 4, 4 + 3 हो गया 7, तो इसको आ जाएगा 784। तो 28 वाले को कितना आ गया 784, एंड 20 वाले को कितना आएगा 20 यानी 2 × 28 वो हो गया 56 प्लस और लास्ट पे एक 0 वो आ जाएगा 560। तो आराम से जब आप इसको प्लस करोगे वो 2324 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी पे, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देख लो एक और बार मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ।
हमारे पास नंबर है गिवन 2324 एंड इट्स नॉट लाइक कि एग्ज़ाम में 2324 ही आ जाए, बल्कि आपको क्या समझना है, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना है। 2324 को हमने यहाँ पे ब्रेक किया है तीन। अब समझो आपके पास 2324 रुपीज़ हैं, आपने इसको तीन हिस्सों में यहाँ पे तकसीम किया है और पहले इंसान को आपने दिए हैं 35 हिस्से और दूसरे को आपने दिए हैं 28 हिस्से और तीसरे को आपने दिए हैं 20 हिस्से इसी नंबर के और या इन्हीं पैसों के। इसके बाद आप देखोगे टोटल आपने इसके 83 हिस्से किए हैं, यानी टोटल जो आपने इसको बांटा है आपने इसके 83 हिस्से किए थे, डिवाइड किया था इसको 83 पार्ट्स में। तो वन पार्ट का बाय यूनिटरी मेथड आप देखोगे टोटल जो आपके पास है इसको आप टोटल हिस्सों से डिवाइड करोगे तो एक पार्ट का वैल्यू आपको 28 आ जाएगा। या कोई भी नंबर हो, टोटल को आप कितने हिस्सों में डिवाइड किया है उससे उसको डिवाइड करोगे तो वन पार्ट का वैल्यू वहाँ पे आ जाएगा। अब ए को कितना दिया था 35, तो 35 को 28 से मल्टीप्लाई करोगे या ए को जितने दिए हैं उसको जो हिस्से का वैल्यू आया उस एक हिस्से का वैल्यू आया उससे मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ से आपको इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। या बी को कितना दिया है उससे एंड सी को कितना दिया है तो हिस्से से उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। आगे जब हम देखेंगे इस पे एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, आराम से देख लो। हमारे पास है 1800 रुपये और आपने इसको तीन इंसानों में बांटा है। अब इस तरीके से डेली लाइफ के साथ इन चीज़ों को रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। तो आप मानो आपने ए को दिए हैं 2 हिस्से, बी को दिए हैं 3 हिस्से और सी को आपने दिए हैं 4 हिस्से। टोटल है आपके पास 1800 रुपये और आपने इसके कितने हिस्से किए हैं 2 और ये हो गया 5 और 4 हो गए 9। तो आप देखो आपने इसके 9 पार्ट्स किए हैं तो एक पार्ट का वैल्यू क्या आ जाएगा 1800 को आप करोगे 9 से डिवाइड तो 9 1 आर एंड 9 2 आर। तो एक पार्ट का वन पार्ट का वैल्यू क्या आएगा, वन पार्ट का वैल्यू आपको 200 रुपये आ जाएगा। तो अब जिसको आपने 2 पार्ट्स दिए हैं उसको 400 मिलेंगे, तो आपने ए को 400 दिए हैं। जिसको आपने 3 पार्ट्स दिए हैं तो उसको 600 मिलेंगे और जिसको 4 पार्ट्स दिए हैं उसको कितना मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हो 4 और 6 हो गए 10। आराम से देख लो इसको, यहाँ पे 800 रुपये मिल जाएंगे। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को इस स्ट्रैटेजी से यहाँ पे या इस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और फ्रैक्शन में और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर आप देखोगे ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बिकॉज इसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया होता है बाकी चैप्टर्स में। लाइक फ्रैक्शन में हम देखेंगे इसका यूटिलाइजेशन या बाकी चैप्टर्स में हम देखेंगे इसका यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे इससे ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। अब आप देख लो एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं सम बेस्ड क्वेश्चंस है। अब सम बेस्ड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 3 नंबर का सम है 315 और जब हमने सम किया है इसको 3 नंबर को हमने सम किया है वो है 315 और उनके बीच में अगर हम देखेंगे उनके बीच में यहाँ पे जो रेशियो है वो रेशियो क्या है 2:3:5 और उनके बीच में अगर हम देखेंगे यहाँ पे रेशियो क्या है 2:3:5। अब आप देख लो कि यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कैसे इस नंबर को निकाला है, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे और ये क्या नंबर थे वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 3 नंबर क्या थे हमारे पास, हम मानेंगे हमारे पास था ए, हमारे पास था बी और हमारे पास था सी। इनको जब हमने प्लस किया वो आ गया हमें 315। आराम से वैसे ही है। और ए को हमने दिए ए के पास 2 हिस्से थे, बी के पास 315 के कितने हिस्से होंगे 3 हिस्से होंगे
और सी के पास 315 के कितने हिस्से होंगे? 5 हिस्से होंगे। अब देख लो, वहीं पे हम वापस पहुंच गए। ए के पास 2 हिस्से हैं, बी के पास 3 हिस्से हैं और सी के पास 5 हिस्से हैं। तो टोटल कितने हिस्से हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 10 हिस्से हैं। तो हम जब इस नंबर को जो टोटल है इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू हमें मिल जाएगा। यानी हम 315 को यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो एक हिस्से का वैल्यू आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा? 31.5। अब बोलोगे ये कैसे हुआ? देखो, इस 0 के बदले 5 तो 5 लिखेंगे और इस 1 के बदले हम डायरेक्टली पॉइंट लिखेंगे और ये 31 एज इट नीचे आ जाएगा। तो 1 पार्ट का वैल्यू क्या आ गया? एक पार्ट का वैल्यू हमें क्या आ गया? 31.5 हमें एक पार्ट का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अब देख लो, ए के पास कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। तो इस ए को कितना मिला होगा? ए को कितना मिला होगा? 2 इंटू 31.5। अब देख लो यहाँ पे 2 इंटू 5 हो गया 10, 0 लिखेंगे, 1 आया कैरी। 2 इंटू 1 हो गया। 2 इंटू 1 क्या हो गया यहाँ पे? 2 इंटू 1 क्या हो गया यहाँ पे? सिंपल अगर हम देखेंगे, अच्छा यहाँ पे सेकंड नंबर इसने फाइंड करने को बोला है तो हम डायरेक्टली ये भी निकाल सकते हैं। बट अगर इसने बोला होगा फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर हम देखेंगे 31.5 को 2 यहाँ पे डबल करना है। तो 31.5 प्लस 31.5 डायरेक्टली कर सकते हैं। 5 5 हो गया 10, 0 लिखेंगे, एक आया कैरी, 2 2 हो गए, एक एक हो गया 2 और प्लस हो गया ये आएगा 3 और यहाँ से 3 3 हो गए 6। तो ये 63 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट है। तो जो नंबर पहला नंबर है हमारा, पहला नंबर जो है वो हमें 63 है और दूसरा नंबर क्या होगा? वो होगा सिंपली 63 को हम प्लस करेंगे, 63.0 को हम प्लस करेंगे 31.5 तो वो आ जाएगा हमें 5 सीधे 4 और 94.5। एंड इसी तरीके से आप तीसरा नंबर भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 540। 2 नंबर का सम है यहाँ पे 540। तो 2 नंबर का सम है 540 और इस नंबर को हमने, ये जो नंबर है ये हमने इस तरीके से प्लस किया है, ऐसे 2 नंबर्स को प्लस किया है। एक के पास है 7 पार्ट और दूसरे के पास है 11 पार्ट। यानी उन 2 नंबर्स का रेशो जब हम निकालते हैं वो 7:11 आता है। तो वो 7:11 हमें आता है। तो आप देख लो टोटल में क्या है? 18। तो आराम से 540 को यहाँ पे 18 से डिवाइड कर लो। 18 1 आर 18, 18 प्लस 18 हो गया 36, 36 प्लस 18 कितना हो गया? 36 प्लस 18 अगर हम देखेंगे तो वो आ जाएगा हमें यहाँ पे 54। तो 3R, तो ये देख लो ये यहाँ पे 30 आ गया। तो एक पार्ट का वैल्यू, 1 पार्ट इसके किसके बराबर आ गया? 30। तो 7 पार्ट किसके बराबर आ गया? मल्टीप्लाई 30 करो। 11 पार्ट किसके बराबर आ गया? 30। तो आप देख लो जो पहला नंबर था वो था 7 इंटू 30 दैट इज 210 और दूसरा नंबर क्या होता? वो होता 330। तो 330 प्लस 210 तो वो हमें 540 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आराम से, किसी भी क्वेश्चन को, इस पैटर्न के किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे कुछ सब्ट्रैक्शन या एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हैं रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ रमन एंड गगन इज 4:3। इनका जो रेशो है इनकम का वो है 4:3 एंड रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और इनका जो एक्सपेंडिचर है, खर्ची जो है वो है 3:2 और इनकी जो सेविंग है, दोनों की सेविंग यहाँ पे है 2500 और हमें इनकी इनकम यहाँ पे फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम मानेंगे
आराम से जो इनकम है, इनकी इनकम है, एक की है इनकम, तो हम मानेंगे एक की इनकम को 4x एंड दूसरे की इनकम को मानेंगे हम 3x। लेट द इनकम, जब हम इनके इनकम्स के बीच में यहाँ पे रेशियो निकालते हैं तो वो आता है, देखो अगर मैं ऐसे बोलूँगा, मैं ऐसे बोलूँगा, जो रमन है हमारा, तो रमन के पास हम मानेंगे, इसके पास है, हमें आराम से हम देख सकते हैं, हम मानेंगे इसके पास 120 रुपये है। तो दूसरा कौन है? गगन। तो गगन के पास हमें कितने पैसे हम मानेंगे? गगन के पास हम मानेंगे, गगन के पास है, इसकी जो गगन की इनकम है वो हम मानेंगे यहाँ पे 40 रुपये। तो हमने रमन की इनकम मानी 120 और गगन की इनकम मानी 40। तो ऐसे में आप देखो, मैं बोलूँगा रेशो निकालो इनके इनकम का। इनके इनकम का वैल्यू रेशो जब हम निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रमन इज टू हमें करना है गगन, तो 120 इज टू 40 हम करेंगे तो 1 आवर एंड 3 आवर। तो इनका जो है वो आएगा 3:1। तो कुछ तो हमने यहाँ पे कैंसिल किया, वो है 40। तो 40 यहाँ पे कॉमन फैक्टर था। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम क्या मानते हैं? हम मानेंगे जो रमन है, रमन की जो इनकम है, जो रमन है हमारा, रमन की इनकम हम मानेंगे, रमन की इनकम जो है वो मानेंगे हम 4x। एंड हम यहाँ पे गगन की जो इनकम है, गगन की जो इनकम है, देख लो इंग्लिश का मार्क्स कट गया मेरा, पंक्चुएशन डायरेक्टली मैंने गलत कर दिया। नाउन कोई भी हो उसको हम कैपिटल से लिखते हैं। तो गगन की जो इनकम है, गगन की इनकम अगर हम देखेंगे, गगन के पास है 3 हिस्से, तो हम मानेंगे यहाँ पे 3x यहाँ पे गगन की इनकम है। इसके बाद अगर हम देखेंगे सेविंग्स क्या होती है, ये पता होनी चाहिए। देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वो हमें सेविंग के बराबर आता है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वो हमें किसके बराबर आता है? वो हमें सेविंग के बराबर आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम गगन की बात करेंगे या पहले हम रमन की बात करेंगे, रमन की जो इनकम है वो है 4x और इसका जो एक्सपेंडिचर है रमन का 3। तो रमन का एक्सपेंडिचर यहाँ पे है 3, तो रमन का एक्सपेंडिचर हम 3 मानेंगे और गगन का जो, और इसी तरीके से अगर हम देखेंगे गगन का जो एक्सपेंडिचर है वो है यहाँ पे 2। तो अगर हम देखेंगे रमन, यहाँ पे रमन की इनकम ज़्यादा है तो खर्ची भी ज़्यादा है, और गगन की इनकम कम है क्योंकि 3 ही हिस्से हैं और इसकी खर्ची भी कम है। अगर रमन इसमें से कितने हिस्से, इसमें से 3 हिस्से खर्च कर रहा है तो गगन अपने 2 हिस्से खर्च कर रहा है अपनी इनकम से, फिर भी दोनों सेम यहाँ पे बचा रहे हैं। तो दोनों यहाँ पे कितना बचा रहे हैं? दोनों यहाँ पे 2500 बचाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखेंगे यहाँ पे दोनों 2500 बचाते हैं। तो अगर हम रमन की बात करेंगे, रमन डिवाइडेड बाई गगन करेंगे, आराम से देख लो, रमन डिवाइडेड बाई गगन, तो वो क्या आ जाएगा? वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रमन की इनकम है माइनस करेंगे इसका एक्सपेंडिचर, वो है 3 एंड इक्वल आ जाएगा रमन का क्या? वो आ जाएगा 2500। और इसी तरीके से आप देख सकते हो गगन जो है, गगन का क्या आएगा? गगन के पास है 3x, खर्च करता है 2, वो भी आ जाएगा 2500 के बराबर। तो दोनों को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यानी रमन एंड गगन के बीच में डिवाइड करते हैं भाई। तो वो यहाँ पे एक चीज़ देख लो,
अगर हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको इस साइड लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 4x माइनस 2500, यानी इनकम माइनस सेविंग्स वो हमें एक्सपेंडिचर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे देख लो, इनकम माइनस सेविंग्स वो हमें एक्सपेंडिचर के इक्वल आ जाएगा। इसी को देख लो यहाँ पे, तो 4x माइनस 2500 गगन का हम देख रहे हैं वो 3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरीके से, सॉरी ये तो रमन का है, गगन का देख लो, गगन का देख लो, गगन का देख लो, गगन हम देखेंगे, गगन का देखेंगे तो गगन की, ये तो रमन की बात है, और गगन की अगर हम बात करेंगे वो है 3x माइनस 2500, क्योंकि सेविंग दोनों की सेम है तो वो 2 के बराबर आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करो यहाँ पे, तो 4x माइनस 2500 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2500 वो हमें इक्वल आ जाएगा 3/2 के। आराम से आप देख लो, हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है। तो x का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारा x जो है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये देख लो 4x माइनस 2500 इंटू 2 इक्वल आ जाएगा हमें 3x माइनस 2500 इंटू 3। ये देख लो क्रॉस हो जाएगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एंड हमारे x का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमें 2500 आ जाएगा। इसको पहले फिर से दिखाता हूँ, थोड़ा आपको समझ आ जाए। इसको हम यहाँ पे करेंगे वापस से, तो ये आ जाएगा 8x। डायरेक्टली आप देख लो, इस 2 का जो मल्टीप्लाई है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ये आ जाएगा 8x माइनस 5000 इक्वल 9x माइनस 7500। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल आ जाएगा 7500 माइनस 5000। तो हमारे x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 2500। तो आराम से आप देख सकते हो, अब जिसके पास 4x है तो उसके पास कितना है, अब जिसके पास 4x है तो उसके पास कितना है, 4x वाले के पास अब हम देखेंगे उसके पास कितना होगा, 4 इंटू 2500। तो आप देख लो इसके पास है, अगर हम देखेंगे रमन के पास, अगर हम देखेंगे वो आ जाएगा 10,000। रमन के पास हमें 10,000 है, एंड अगर हम गगन की बात करेंगे तो गगन के पास हमें 7,500 है, क्योंकि ये 3x हैं और x का वैल्यू 2500 निकला यहाँ से। इसके बाद आगे देखेंगे एक और क्वेश्चन इसी ऐसे ही है, तो देख लो यहाँ पे द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी वो कितना है, वो है यहाँ पे 5:6। तो आराम से हम इसको मानेंगे 5:6 जो है, आराम से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप देख लो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं आराम से। तो हम करेंगे, ये है 5x एंड दूसरे के पास कितना है, दूसरे के, ये तो a का है, a के पास है 5x, एंड b का देखेंगे तो b के पास कितना होगा, b के पास 6x है, एंड a खर्च करता है, a का एक्सपेंडिचर है यहाँ पे 4 और b का एक्सपेंडिचर यहाँ पे है 5। और सेविंग्स दोनों की हम जब देखते हैं तो सेविंग्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेविंग्स यहाँ पे है 3000 और इसकी भी सेविंग्स यहाँ पे 3000 है। आराम से देख लो, हमें अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, वो क्या आ जाएगा, वो सीधे हम देखेंगे 5x माइनस सेविंग कितनी है 3000 की है
डिवाइडेड बाई 6x माइनस सेविंग कितनी है 3000 की है, और इक्वल रखेंगे इसको एक्सपेंडिचर दोनों का जो है, इसको इसके साथ क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे 25x माइनस 35R हो गया 15, तो 15,000 इक्वल आ जाएगा हमें यहाँ पे 46R हो गया 24x माइनस 43R हो गया 12,000। आराम से देख लो, यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 3000 ही आ जाएगा। अब देख लो जिसके पास 5 है तो 5x है तो उसके पास है 3553R 15,000, उसकी जो इनकम है वो 15,000 की है। और जिसके पास 6x है उसकी जो इनकम है वो ऑब्वियसली है वो तो 18,000 होगी। आप देख सकते हो इस चीज़ को हमने अब यहाँ पे इतने फास्ट ट्रैक वे में किया। जब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होता है तो क्वेश्चन को आराम से हम किसी भी वे में यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। इसके बाद है चेंज इन रेशियो आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ऐसा क्वेश्चन है कि जब हम देखेंगे, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो में क्या चेंज आती है वो हम देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। जब हम रेशियो में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या चेंज आ जाएगी वो चीज़ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में आप सिंपली एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे। आराम से आप यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, मैं पानी पीता हूँ, 1 मिनट आप रुको ऐसे ही। तो यहाँ पे हैं, अगर हम दो नंबर जो हैं जिनका रेशियो हमें कुछ होगा और फिर हम उससे क्या करेंगे, उससे हम कोई पर्टिकुलर नंबर माइनस करेंगे। यानी पहले नंबर से भी माइनस करेंगे और दूसरे नंबर से भी माइनस करेंगे। जब हम वो नंबर उनसे माइनस करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे कि उस नंबर में क्या चेंज होगी, क्या प्रॉब्लम होगी, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। एंड ग्रेटर नंबर क्या होगा और स्मॉलर नंबर क्या होगा वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले नंबर को a बोलेंगे एंड दूसरे नंबर को हम b बोलेंगे, और जो माइनस करेंगे उसको हम x बोलेंगे, और जो यहाँ से आएगा इसको हम c बोलेंगे, और यहाँ से जो आएगा इसको हम d बोलेंगे। तो जब हमने 3 से जो एक नंबर था हम इसको मानेंगे 3x, इससे जब हमने 3x नहीं, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। हम मानेंगे यहाँ पे एक नंबर है हमारा, तो 3 इंटू वाई, इससे जब हमने माइनस किया 9, तो ये बना हमें क्या, ये बना हमें 12y या कोई और नंबर। इसी तरीके से दूसरा नंबर था हमें 5y, इससे जब हमने माइनस किया तो ये बना 12z, इससे जब हमने माइनस किया 9 तो ये बना यहाँ पे, ये बना 23z। अब हमें बोलता है कि ग्रेटर नंबर कौन था एंड स्मॉलर नंबर कौन था, वो हमें देखना है। इसके लिए आप सिंपली क्या करोगे, एक फॉर्मूला आती है वो आप याद रखोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हमारे पास दो नंबर हैं a is to b, जब हम दोनों से क्या करेंगे, दोनों से x यानी a से भी x माइनस करेंगे और b से भी माइनस x करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, हम मानेंगे हमें मिलता है c और हमें मिलता है यहाँ पे d। अब आप देखोगे
ऐसे सिचुएशन में जो ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा? तो ग्रेटर नंबर का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा? सिंपल आप याद रखोगे यहाँ पे x इंटू बी इंटू डी माइनस सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस ए सी। तो ये हमें यहाँ पे ग्रेटर नंबर का वैल्यू आ जाएगा। आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे b जो है b बड़ा है a से, क्योंकि a जो है इसके पास 3 ही पार्ट हैं और b के पास 5 पार्ट है, तभी हमने बोला ग्रेटर नंबर का वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ग्रेटर नंबर का वैल्यू जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या वैल्यू हमें ग्रेटर नंबर का आ जाता है। यहाँ पे पहले देख लो, हमारा x जो है वो है 9, हमारा a जो है वो है 3, हमारा b जो है वो है 5, हमारा c जो है वो है 12 एंड हमारा d जो है वो है हमें 23। अब देख लो इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर लो, तो ग्रेटर नंबर हमारा जो है वो किसके इक्वल आएगा? वो किसके इक्वल आएगा? x है 9 इंटू बी का वैल्यू है हमें 5 इंटू डी का वैल्यू है हमें 23 एंड माइनस सी का वैल्यू है हमें 12 एंड डिवाइड करो इसको ए डी, यानी ए का वैल्यू क्या है हमें 3 इंटू डी का वैल्यू है 23, माइनस करेंगे इससे हम ए सी, ए का वैल्यू क्या है हमें? ए का वैल्यू है हमें यहाँ पे 3 एंड सी का वैल्यू क्या है हमें? सी का वैल्यू है यहाँ पे हमें सिंपली सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू अगर हम देखेंगे, सी का वैल्यू यहाँ पे 12 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? सीधे आप देख सकते हो 23 माइनस 12, 23 माइनस 12 हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व यहाँ पे करना है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर नंबर का। तो सीधे देख लो 9 इंटू 5 हो गया, हम देखेंगे 45 इंटू 23 माइनस 12 वो आएगा 11 और 3 इंटू 23 क्या आ जाएगा? 3 3 आर 9, 69 माइनस 3 इंटू 12 कितना आ गया? वो आ जाएगा हमें 36। तो ये आ जाएगा। अब हमें ग्रेटर नंबर जो है इसका वैल्यू हमें 55 आ जाएगा। तो हमारे b का वैल्यू जो है, हमारे b का वैल्यू जो है, हमारा b किसके बराबर, सॉरी हमारा जो बड़ा नंबर था ग्रेटर नंबर वो था बराबर हमें 55 के। अब हम देखेंगे इस नंबर को, जब हमने